हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आज देखते हैं कोयला और पेट्रोलियम। ये क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का थर्ड चैप्टर है, कोयला और पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम कोयले और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ और इसका उपयोग, कोयले और पेट्रोलियम का उपयोग कैसे होता है, ये सारी जानकारी इस चैप्टर से मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या है अपना चैप्टर थर्ड है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक, कोयला और पेट्रोलियम देखते हैं। कोयला और पेट्रोलियम है क्या? तो कोयला पेट्रोलियम ये एक संसाधन है। कैसे संसाधन है? ये प्राकृतिक संसाधन है, यानी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इन्हें हम खुद से निर्मित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो कोयला और पेट्रोलियम ये कैसे संसाधन है? तो देखते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन, आइए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा क्या होती है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक, तो प्रकृति से प्राप्त वे मूल्यवान पदार्थ और ऊर्जा स्रोत हैं जो पृथ्वी पर जीवन और मानव विकास के लिए अनिवार्य हैं। ठीक, प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा बताई गई है कि प्रकृति से प्राप्त मूल्यवान पदार्थ और ऊर्जा के स्रोत हैं जो पृथ्वी पर जीवन और मानव के विकास के लिए अनिवार्य हैं। तो मानव के विकास के लिए क्या क्या अनिवार्य है, आइए देखते हैं। इनमें हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, वन्य जीव और सूर्य का प्रकाश शामिल है। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या शामिल है? प्राकृतिक संसाधन में हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, जीव यानी वन्य जीव और सूर्य का प्रकाश, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन में सम्मिलित हैं। ठीक, ये संसाधन सजीव यानी कि जैविक या निर्जीव यानी कि अजैविक हो सकते हैं और इनका उपयोग दैनिक जीवन, उद्योगों और आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन कैसे हो सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन सजीव और निर्जीव दोनों हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आ जाते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन में हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति, खनिज, वन्य जीव एवं सूर्य का प्रकाश, ये सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। ठीक, क्या है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार? ठीक, तो एनसीईआरटी में प्राकृतिक संसाधन के प्रकार में बताया गया है क्षय और अक्षय प्राकृतिक संसाधन। क्षय और अक्षय प्राकृतिक संसाधन, तो एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है, पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, तो ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं या बहुत तेजी से खुद को नवीकृत कर सकते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, वायु, पानी और वन। नवीकरणीय एक शब्द ही है, ऐसा है कि इससे आप समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। नवीकरणीय यानी कि जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, नया उपलब्ध हो, मिल जाए। ठीक, वो कभी खत्म ना हो, वो नवीकरणीय कहलाएगा। ठीक, यानी कि ये संसाधन
प्रकृति में असीमित मात्रा यानी बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध हैं। इनको कितना भी मात्रा में उपयोग किया जाए ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। ठीक, तो इनका उदाहरण है सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा यानी प्रकाश, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है चाहे हम जितना भी उपयोग करें। ठीक, फिर वायु, पानी और वन। ठीक, अब आगे देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन परिभाषा क्या है? ये सीमित मात्रा में है और इन्हें दोबारा बनाने में लाखों साल लगते हैं। एक बार समाप्त होने पर ये आसानी से प्रतिस्थापित नहीं हो सकते हैं। उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम और खनिज। ठीक, तो अनवीकरणीय क्या है? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक, इनका निर्माण कोई 1-2 वर्ष, 1-2 दिन का नहीं होता है। इनका निर्माण कई लाखों वर्षों के पूर्व होता है, कई लाखों वर्षों में इनका निर्माण होता है। तो जब कई लाखों वर्षों में इनका निर्माण होता है तो जाहिर सी बात है कि इनकी बहुत मात्रा नहीं उपलब्ध होगी, इनकी सीमित मात्रा होगी। तो सीमित मात्रा के कारण इन्हें दोबारा बनाने में लाखों साल लगते हैं। एक बार समाप्त होने पर ये आसानी से पुनः उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसे एनसीईआरटी में अनवीकरणीय को क्षय और नवीकरणीय को अक्षय संसाधन कहा गया है। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन देख लिए, 2 टाइप हुए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होते हैं? नवीकरणीय वे जिनका निर्माण सतत होता रहता है और काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, नवीकरणीय हो जाएंगे। और अनवीकरणीय यानी कि क्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और इनका निर्माण बहुत जल्दी नहीं होता। इनका निर्माण कई लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये अपना अनवीकरणीय का उदाहरण था, जो अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम और खनिज। तो हम इस चैप्टर में अनवीकरणीय के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे कोयला, पेट्रोलियम और खनिज हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का टाइटल ही था पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक, तो आगे देखेंगे हम कोयले के बारे में। ठीक, ये हमारा कोयला हुआ है, कोयले का चित्र दर्शाया गया है, ये एनसीईआरटी का है कोयले का चित्र। ठीक, आगे देखते हैं कोयला है क्या। ठीक, कोयला है क्या? व्हाट इज कोयला? तो कोयले की परिभाषा देखते हैं कि कोयला है क्या। यह एक काला, कठोर, ठोस जीवाश्म ईंधन है। यह उन पौधों के अवशेषों से बनता है जो करोड़ों साल पहले दलदली जंगलों में उगते थे और तलछट की परतों के नीचे दब गए। अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण ये अवशेष कोयले में बदल गए। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा कि कोयले का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो उसका आंसर है कोयले का निर्माण की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक, तो कार्बनीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो बताया गया है कि कोयला एक काला, कठोर और ठोस जीवाश्म ईंधन है। ठीक, अब बात आती है जीवाश्म ईंधन की, कि जीवाश्म ईंधन कैसे हुआ। तो जीवाश्म ईंधन का तात्पर्य है कि इसका निर्माण पेड़ पौधे के अवशेषों से हुआ है। कई वर्षों पहले पेड़ पौधे या जीव जंतु के अवशेषों से हुआ। तो देखते हैं आगे कि क्या बताया गया है कि यह उन पौधों के अवशेषों से बनता है जो करोड़ों साल पहले दलदली जंगलों में उगते थे। तो करोड़ों साल पहले की अभी बताए हैं कि ये
इन जो ये संसाधन है इनका निर्माण कई लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों पहले, मतलब करोड़ों वर्षों के बाद निर्माण होता है। ठीक, तो करोड़ों वर्षों पहले जो दलदली पौधे, दलदली क्षेत्रों में या समुद्री क्षेत्रों में पौधे जमीन के नीचे धंस गए थे। ठीक, दलदली जंगलों में उगते थे और तलछट की परतों के नीचे दब गए। ये तलहटी में दब गए और अत्यधिक दबाव और अत्यधिक गर्मी, ठीक, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक दबाव के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कोयले के उपयोग। अब हमारे लिए उपयोगी होगा इसीलिए तो प्रकृति ने इसे बनाया है, अगर उपयोगी ना होता तो प्रकृति क्यों बनाती। ठीक, तो कोयले के उपयोग देखते हैं। कोयले के उपयोग, कोयले का उपयोग पहला देख लेते हैं ईंधन के रूप में। तो ईंधन के रूप में तापीय बिजली संयंत्रों, थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तो कोयले का पहला उपयोग है ईंधन के रूप में। तो कई बिजली घरों यानी पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है उद्योगों में, विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके उत्पाद देख लेते हैं। कोयले के उत्पाद क्या क्या होते हैं, हमें कोयले से क्या क्या प्राप्त होता है। तो कोयले का उत्पाद है कोक, कोल तार और कोल गैस। ठीक, कोल गैस जो है, तो इस कोल गैस बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। और इंजन, पहले भाप के इंजन चलाने में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक, कोयले का उपयोग भाप के इंजन चलाने के लिए भी होता था। ठीक, आगे देखते हैं कोयले के प्रकार क्या है। कोयले के प्रकार, टाइप ऑफ कोयला। ठीक, तो निर्माण प्रक्रिया और कार्बन की मात्रा के आधार पर इसके मुख्य प्रकार हैं। किसके आधार पर? कोयले का वर्गीकरण कार्बन की मात्रा के आधार पर किया गया है, जिसमें जितना प्रतिशत कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी वह कोयला उतना ही अच्छा माना जाएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम रहेगी वह कोयला उतना ही खराब माना जाएगा। ठीक, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर इसके मुख्य प्रकार लिग्नाइट, शब बिटुमिनस, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइड है। कौन कौन से हैं कोयले के प्रकार? लिग्नाइट, बिटुमिनस, शब बिटुमिनस और एंथ्रेसाइड। ठीक, आगे देखते हैं, ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी कोयले की कहानी, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे होता है। हमने पहले ही बता दिया है इसका, लेकिन ये एनसीईआरटी का कट है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। हमने पहले ही इसका पूरा वर्णन पहले से कर दिया है। ये एनसीईआरटी का कट है। ठीक, तो इसके माध्यम से भी यही बताया गया है कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कोयले के निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के तहत कोयले का निर्माण होता है। तो 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे बाढ़ आदि के कारण दब गए थे। उनके ऊपर धूल मिट्टी के कण जमते गए। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक दबाव के कारण उनका परिवर्तन कोयले में हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, कोयले की ये खान दिखाई गई है। यहाँ कोयले की खान, यहाँ कोयले का खनन होता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, उद्योगों में कोयले का प्रक्रमण।
उद्योगों में कोयले का प्रक्रमण यानी उद्योगों में कोयले का निर्माण उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त मुख्य उत्पाद, यानी कोयले के प्रक्रमण से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं जो मुख्यतः उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। ठीक, तो उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण यानी प्रोसेसिंग से मुख्य रूप से 3 उत्पाद मिलते हैं। पहला है कोक, दूसरा कोलतार और तीसरा है कोयला गैस। ठीक, कोयले के मुख्यतः 3 उत्पाद मिलते हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक, इसका उपयोग क्या है? जो इस्पात निर्माण, रंगों, दवाओं और अन्य रसायनों के उत्पादन में बहुत उपयोगी है और कोयले के दहन से बिजली का उत्पादन होता है। ठीक, कोयले के उद्योगों में कोयले का प्रक्रमण करके मुख्यतः 3 उत्पादों का निर्माण किया जाता है, कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक, इन सभी का उपयोग इस्पात निर्माण, रंगों, दवाई और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब एक एक का डिस्क्राइब करते हैं। कोक क्या होता है, कोलतार क्या होता है और कोयला गैस क्या होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं। कोक। ठीक, तो कोक यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और एक कठोर सारंग पदार्थ है। ठीक, उपयोग देखते हैं। इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में कोक क्या है? कोक कार्बन का एक शुद्ध रूप है और यह एक कठोर और सारंध्र पदार्थ होता है। ठीक, इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। कोलतार। कोलतार क्या है? यह कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ है। कोलतार कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाला एक गाढ़ा काला और तरल पदार्थ होता है। इसका उपयोग सिंथेटिक रंगों, दवाओं, विस्फोटक, प्लास्टिक और सुगंध के निर्माण में किया जाता है। कोलतार का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है? तो कोलतार का उपयोग सिंथेटिक रंगों के निर्माण में, दवाओं के निर्माण में, विस्फोटक के निर्माण में और प्लास्टिक और सुगंधित पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। कोयला गैस। कोयला गैस क्या है? कोयला गैस के बारे में जानकारी लेते हैं। यह कोयले के प्रक्रमण के दौरान निकलने वाली गैस होती है। कोयला गैस कोयले के प्रक्रमण के दौरान निकलने वाली गैस होती है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन, फ्यूल के रूप में और कुछ रासायनिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। ठीक, कोयला गैस क्या होती है? कोयले के निष्कर्षण, कोयले के प्रक्रमण के दौरान निकलने वाली गैस होती है। इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक, और रासायनिक उत्पादों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। आगे देखते हैं। अब हमारा चैप्टर का टाइटल ही था कोयला और पेट्रोलियम, तो हम कोयले के बारे में पूरी जानकारी पढ़ चुके हैं। कोयला क्या होता है, कोयले का उपयोग क्या क्या होता है, कोयले कितने प्रकार के होते हैं, कोयले का निर्माण कैसे होता है, इन सभी की जानकारी हम ले चुके हैं। अब आते हैं अगले चरण में, पेट्रोलियम में, कि इसमें जानेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। ठीक, पेट्रोलियम के उपयोग क्या हैं? तो पेट्रोलियम की परिभाषा दी गई है कि हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी के परत के नीचे पाया जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल पदार्थ है, जटिल मिश्रण है। यह पृथ्वी के परत के नीचे पाया जाता है। इसका निर्माण समुद्री जीवों जैसे प्लवक, शैवाल के मृत शरीर समुद्र तल पर जमा हो गए, फिर रेत और मिट्टी के परतों से ढक गए और लाखों वर्षों में उच्च ताप और उच्च दाब से पेट्रोलियम में बदल गए। ठीक, तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? पेट्रोलियम के निर्माण के लिए, पेट्रोलियम का निर्माण जब समुद्री जीव जैसे कि प्लवक और शैवाल, यानी समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्यु के बाद समुद्र तल पे जमा हो जाते हैं।
उनकी मृत्यु होती है, समुद्री जीव समुद्र के तली पे जमा हो जाते हैं, उनमें फिर रेत बालू आदि के द्वारा ढक जाते हैं और कई वर्षों बाद, कई लाख वर्षों बाद वो अत्यधिक गर्मी और उच्च ताप और उच्च दाब से, उच्च ताप और उच्च दाब में पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक, निष्कर्षण कैसे है? निष्कर्षण देख लेते हैं। इसे कुओं की खुदाई करके निकाला जाता है और फिर रिफाइनरी में परिष्कृत किया जाता है। यानी इसको कुओं की खुदाई करके निकाला जाता है, खुदाई करके निकाला जाएगा और रिफाइनरी में फिर इसे निष्कर्षित किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद यानी रिफाइनिंग। पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद क्या क्या है देखते हैं। पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो पहला है गैसोलीन यानी पेट्रोल। वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है गैसोलीन का। गैसोलीन पेट्रोल यानी कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में वाहनों में किया जाता है। फिर दूसरा है डीजल, तो भारी वाहनों और जनरेटरों के उपयोग के लिए है। तीसरा है केरोसिन, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल है केरोसिन। और चौथा है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक, तो इसका उपयोग खाना पकाने और ईंधन के रूप में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी इसका उपयोग खाना पकाने और ईंधन के रूप में किया जाता है। और पेट्रोलियम से प्राप्त अन्य उत्पाद हैं डामर, ये सड़क बनाने के उपयोग में आती है, चिकनाई वाले तेल और जेट ईंधन आदि। ठीक, आगे देखते हैं उपयोग। पेट्रोलियम के उपयोग क्या क्या है? तो पेट्रोल और डीजल मुख्य रूप से ऊर्जा, बिजली उत्पादन और ताप के लिए उपयोग किए जाते हैं। पेट्रोल डीजल का तो मुख्यतः उपयोग वाहनों में ही किया जाता है। ठीक, तो उद्योग में प्लास्टिक, पेंट और अन्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में होता है और उद्योग में भी होता है। तो परिवहन में कैसे होता है? परिवहन का मतलब होता है आने जाने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो उसमें पेट्रोल और डीजल के रूप में होता है उपयोग। ऊर्जा में बिजली उत्पादन और ताप के लिए होता है। उद्योगों में प्लास्टिक, पेंट और अन्य उत्पादों के निर्माण में होता है। ठीक, आगे देखते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो पेट्रोलियम का परिष्करण रिफाइनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें जमीन से निकले कच्चे अशुद्ध पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल को गर्म करके और प्रभाजी आसवन विधि से उनके विभिन्न उपयोगी घटकों जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक तेल और बिटुमिन डामर में अलग अलग किया जाता है, जिससे इन्हें परिवहन उद्योगों, सड़क निर्माण जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। यानी सरल भाषा में समझे तो पेट्रोलियम का परिष्करण क्या होता है? पेट्रोलियम के परिष्करण का मतलब पेट्रोलियम से सभी पदार्थों को, उपयोगी पदार्थों को अलग अलग करना। यानी कि कोयला, पेट्रोलियम से जो गैस, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, स्नेहक तेल, बिटुमिन है प्राप्त होते हैं, इनको सभी को अलग अलग करना ही पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। तो पेट्रोलियम का परिष्करण, क्वेश्चन आता है कि पेट्रोलियम का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पेट्रोलियम का परिष्करण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार। ये दिखाया एनसीईआरटी का चित्र है। तैलाशय चट्टान, यहाँ जल है, तेल है, गैस है, ये अप्रवेश चट्टानें। यानी दिखाया गया है कि जल सबसे नीचे तैलाशय चट्टानें हैं, उसके ऊपर जल है, फिर उसके ऊपर तेल है और उसके ऊपर गैस है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है कि
जल कि जल, तेल और गैस, जल, जल, तेल और गैस, जल, तेल और गैस किस क्रम में पाए जाते हैं? पहले जल पाया जाएगा, उसके ऊपर तेल होता है और उसके ऊपर गैस होता है। नॉर्मल हम लोग समझ सकते हैं, पानी में अगर तेल, कैसा भी तेल अगर मिल जाता है तो तेल ऊपर ही रहता है, पानी नीचे रहता है। पानी के नीचे तेल नहीं रहता है, पहले नीचे पानी रहता है और तेल पानी के ऊपर आ जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। ये पेट्रोलियम परिष्करणी है, ये पेट्रोलियम का रिफाइनरी जहाँ होता है, पूरा कारखाना लगा, पूरा पेट्रोलियम निष्कर्षण वाला कारखाना दिखाया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। तो पेट्रोलियम के घटक और उपयोग, पहला है एलपीजी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा है पेट्रोल, पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। तीसरा है मिट्टी का तेल, तो इसका स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है डीजल, डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। पांचवा है स्नेहक तेल, तो इसका उपयोग स्नेहन में किया जाता है। छठवां पैराफिन मोम है, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है। बिटुमेन, बिटुमेन का उपयोग पेंट एवं सड़क के निर्माण में किया जाता है। ठीक, तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले संघटक और उनके उपयोग की पूरा चार्ट ये एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी का ही प्रिंट इसमें दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस। अब हम कोयला भी पढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम भी पढ़ चुके हैं, इनके सारे की सारी जानकारी ले चुके हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है और ये हमारे लिए उपयोगी क्यों, सारी जानकारी हम लोग समझ चुके हैं। अब देख लेते हैं प्राकृतिक गैस, एनसीईआरटी का ही प्रिंट है। ठीक, तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। कैसा है? महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेंडर किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक, अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक, तो प्राकृतिक गैस, इनमें प्राकृतिक गैस सीएनजी के बारे में बताया गया है। सीएनजी का पूरा नाम, पूरा फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये कैसे उपयोगी है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। वाहनों में, परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में इसी का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक, तो प्राकृतिक गैस के बारे में बताया गया है कि यह कम प्रदूषणकारी है, इस कारण से इसका उपयोग अत्यधिकतर अब वाहनों में उपयोग किया जाने लगा है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक, सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। ठीक, तो पाइपलाइनों का एक ऐसा जाल बड़ोदरा यानी गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। गुजरात के बड़ोदरा में और दिल्ली के हर जगह में सीएनजी का पूर्णतः उपयोग बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। ठीक, कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी हैं जो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, यानी वो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, तो उनको बारे में जानते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन और खनिज, ये सीमित मात्रा में है, इनका ज्यादा उपयोग करने से ये खत्म भी हो सकते हैं। ठीक,
वही पूरा बताया गया है इसमें। आगे देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का कट प्रिंट है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद यानी बिटुमिन का प्रयोग होता है। ठीक, तो सड़कों के निर्माण के लिए जनरली कोल तार का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब आजकल कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद बिटुमिन का उपयोग किया जाने लगा है। ठीक, दूसरे में देख लेते हैं कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोयले का उपयोग, कोयला गैस का उपयोग रोशनी के लिए पहली बार लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास रोशनी के लिए किया गया था, सड़कों की रोशनी के लिए किया गया था। ठीक, आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया। ठीक, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया, यानी कहाँ प्रवेदित, कहाँ खोदा गया, तो बताया गया है कि पेनसिल्वेनिया अमेरिका में किया गया था। ठीक, 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ठीक, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है ये तेल का कुआं जो है, तो पहली बार तो पेनसिल्वेनिया अमेरिका में खोजा गया था। उसके बाद भारत के कई जगहों जैसे असम, गुजरात, बॉम्बे और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। तो अभी तक ये हम लोगों ने कंप्लीट पूरा जो हमारा टाइटल था कोयला और पेट्रोलियम, तो कोयले के बारे में विस्तृत जानकारी देखी है कि कोयला क्या होता है, कोयले का उपयोग कैसे किया जाता है, कोयला हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके इससे प्राप्त होने वाले उत्पाद क्या क्या हैं, उनके द्वारा उनका क्या उपयोग होता है, ये सारी जानकारी हमने देखी। फिर पेट्रोलियम देखा, पेट्रोलियम क्या होता है, इससे क्या क्या प्राप्त होता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी जानकारी हमने देखी। ठीक, तो लास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं। तो पहला है कोयला, दूसरा कोयला गैस, तीसरा कोल तार, चौथा है कोक, पांचवा है जीवाश्म ईंधन, छठवां है प्राकृतिक गैस, सातवां है पेट्रोलियम और आठवां है पेट्रोलियम परिष्करणीय। ठीक, आपने क्या क्या सीखा, हम सब कुछ सीख चुके हैं, देख लेते हैं क्या क्या सीखे हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन होते हैं। हमने पहले ही बता दिया है कि कोयला, पेट्रोलियम और कोयला गैस, प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन की परिभाषा भी हमने बताई है कि जो जीवों के मृत शरीर से, सजीवों के मृत शरीर से प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ठीक, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों के लाखों वर्ष में पूर्व हुआ था। ठीक, अभी बताएं, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, यानी कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, कोक, कोल तार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। ठीक, कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। यानी एनसीईआरटी लास्ट में बता दी है कि कोयला, पेट्रोलियम ये सभी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः इनका उपयोग हमें समुचित उपयोग करना चाहिए। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी और मतलब हमारी सारी पीढ़ियों को कोयला और पेट्रोलियम ये सब समुचित मात्रा में प्राप्त होता रहे, तो अभी से हमें इनका बचत करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रकृति में
सीमित संसाधन के रूप में उपलब्ध हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।